आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडियस वेब टी में। आप सबकी बहुत डिमांड थी, जो बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, आप सभी का बहुत कमेंट आया है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाइए, वित्तीय लेखांकन पढ़ाइए। आप सबकी बहुत डिमांड के बाद मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए आज फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। हम पढ़ेंगे वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा इतिहास, जिसमें लेखांकन क्या है, पुस्तपालन क्या है, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्या आधारभूत सिद्धांत होते हैं, क्या लेखांकन के सिद्धांत है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, फिर रोज नामचा प्रविष्टि क्या होती है, कैसे इसके प्रश्न मिलेंगे, गिरात्मक प्रश्न कैसे बनाएंगे, कैसे वो अलग अलग तरह से डिवाइडेड है। आज हम इतना कुछ कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। अब ये वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कॉलेज में आकर के अपना सब्जेक्ट चेंज करके कॉमर्स लिया है, और जो बच्चे 11वीं 12वीं के बाद अभी फर्स्ट ईयर में कॉमर्स लेते हुए 11वीं 12वीं में कॉमर्स पढ़ने के बाद अब फिर से कॉमर्स में जारी हैं। अब मैं शुरू से डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ दो प्रकार के बच्चे हो सकते हैं जिनको लेखांकन का मतलब पता होगा, पुस्तपालन का मतलब होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, कई बच्चे 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड में रहते हैं, कॉलेज में आने के बाद वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, परंतु उन्होंने 11वीं में ये हमारे सब्जेक्ट तो पढ़ी ही नहीं। तो 11वीं का जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिक है पूरे कॉमर्स का, इसीलिए फर्स्ट ईयर में इसी को अपडेट करके दे दिया गया है। तो जिन्होंने 11वीं पढ़ा है उनसे ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। बस शर्त आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए जो आपने पढ़ा, और अगर आपने नहीं पढ़ा, वो सब चीज़ भूल चुके हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आज आपका सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा, रिवाइंड हो जाएगा। तो आप चाहते हैं इसको बेसिक से डिटेल से समझना, तो फिर वीडियो में पूरे समय तक बने रहिए। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वित्तीय लेखांकन में सबसे पहला है वो लेखांकन, आपको चैप्टर मिलेगा, परंतु लेखांकन से पहले आपको पुस्तपालन समझना है। देखिए बात बहुत छोटी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पुस्तपालन के लेखांकन का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि परिभाषा है पुस्तपालन का, हिसाब किताब रखने की सर्वप्रथम वही पुस्तपालन कहलाती है। तो जो भी आप लेखा जोखा करते हैं, उधार और नगद लेन देन का, इस प्रथम वही को ही हम कहते हैं पुस्तपालन। लेखांकन क्या करता है? लेखांकन करता है पुस्तपालन में जो भी लिखा गया है उनको वर्गीकृत करता है, उनका सारांश निकालता है, मतलब इसके किए गए काम को ये वर्गीकृत करता है, बांटता है और उसमें सुधार लाता है। तो बिना पुस्तपालन के इसका कोई काम नहीं है, बिना पुस्तपालन के इसका कोई काम नहीं है। समझ गए ना बात को? बिल्कुल उसी तरह से पुस्तपालन आपको पहले पता होना चाहिए। तो पुस्तपालन को इंग्लिश में बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना है लेखांकन। तो लेखांकन का आपको सबसे पहले तो विकास समझना होगा ना, कि कैसा विकास हुआ। तो लेखांकन का विकास में आने से पहले आपको इन्हीं से गुजरना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे लेखांकन का विकास। अब हर एक विषय में, हर एक चैप्टर में एक लेखाकार का नाम पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इनको प्रतिपादित किया गया है, संपादित किया गया है, इसमें बहुत परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं लोकस पेसियोली। अब लोकस पेसियोली ने 1449 में डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स करके एक पुस्तक लिखा, ठीक है। उस पुस्तक में पुस्तपालन के संबंध में सर्वप्रथम, पुस्तपालन के संबंध में जो बातें लिखी गई, इसलिए इस पुस्तक को पुस्तपालन के संबंध में सर्वप्रथम पुस्तक माना जाता है। पुस्तपालन के संबंध में अगर कोई सर्वप्रथम पुस्तक है तो वो क्या है? ये डी कंप्यूटिस्ट, ठीक है, जिसको लिखा किसने है? लोकस पेसियोली ने। किसने लिखा? लोकस पेसियोली ने। अब आपको इसके बारे में दो चीजें और पता होना चाहिए कि पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता इसी को माना जाता है, पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता इसी को माना जाता है, और दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादित भी इसने किया है। प्रतिपादित का मतलब ये होता है कि उस चीजों को पहले से किसी ने लिख दिया है, वो चीजें बिखरी हुई है, या समझ लीजिए वो समझने में उस समय उपयुक्त नहीं है, अटपटा सा है, उसको किसी ने मॉडिफाई किया, उसमें सुधार किया, अब वो उपयोग में आने लगी, तो प्रतिपादित किया उसको लोकस ने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पुस्तपालन का प्रारंभ करता है और उसी ने दोहरा लेखा प्रणाली को प्रतिपादित किया है, ठीक। अब क्या हुआ? ये भाई फ्रांसीसी थे, ये क्या थे? फ्रांसीसी थे। अब इंग्लैंड में इस लेखा को एजेंसी बुक कहते थे। किसको? पुस्तपालन को। इंग्लैंड में क्या कहते थे? एजेंसी बुक कीपिंग कहते थे। अब इन्होंने तो क्या कहा? उसे सिर्फ बुक कीपिंग कहा। तो इंग्लैंड में ये अब लैटिन के थे ना, आपको ध्यान रखना है, फ्रांसीसी जो है वो लैटिन प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो लैटिन प्रणाली का प्रवेश होने लगा। इन्होंने ऐसा लिखा कि लैटिन प्रणाली का प्रवेश होने लगा बुक कीपिंग को समझने के लिए, लेखापाल के लिए, ठीक है, लेखापाल के लिए इनके प्रणाली का प्रयोग होने लगा। तो अब क्या हुई? प्रतिस्पर्धा हुई,
ठीक है, दो लोगों के बीच में जैसे टकराव होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से प्रतिस्पर्धा हुई। तो लोकस की लिखी गई बुक कीपिंग और इंग्लैंड में लिखी गई एजेंसी बुक कीपिंग, दोनों में काफी प्रतिस्पर्धा हुई, प्रतियोगिता हुई। फिर इस समय के बाद के जितनी भी समय गई, जितने भी साल गए, सब के सब सिर्फ लेखांकन पे लिखे गए। ठीक है, मतलब साल ऐसा गया कि बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग देशों से लिखा। तो सर्वप्रथम आपको समझना, याद रखना है कि बेल्जियम में 1543 में एक पियन करके लिखा गया, एक पुस्तक लिखा गया एक पियन करके, और उसी समय इंग्लैंड में ओल्ड केसल नाम से लिखा गया। उसके तुरंत बाद 1543 के बाद 1550 में मेनहार में लिखा गया। उसके बाद 1553 में पीले में लिखा गया। मतलब 1494 के बाद से जो प्रगति प्रारंभ हुई इंग्लैंड और लैटिन के बुक कीपिंग में, उसके बाद अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की पुस्तकें लिखी गई। तो 17वीं शताब्दी के आते आते इतने परिवर्तन हुए बुक कीपिंग में, लेजर में, बहुत शब्द में परिवर्तन हुआ। अब वो परिवर्तन का एक उदाहरण है जो मैंने लिखा, ध्यान से देखिए। बुक कीपिंग की लेटर प्रणाली में बहुत परिवर्तन हुआ। लेजर का जो बायां पक्ष था, ठीक है, इसे उस समय क्या कहा जाता था? इसे उस समय डी डेयर या सेलग्यूव कहते थे। क्या कहते थे? डी डेयर सेलग्यूव, जिसको बदल करके क्या कहा गया? पहली बार डेबिटर शब्द का उपयोग किया गया। किसका? डेबिटर शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आज जो आप डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं शॉर्ट में DRCR करके, इस DR को सबसे पहले मतलब प्रयोग में लाया गया तो 17वीं शताब्दी में लाया गया। आपको सन याद रखना है, ठीक है, 17वीं शताब्दी में लाया गया और इसी समय बहुत परिवर्तन हुए। ठीक, याद रहेगा। ठीक, आगे देखिए मैंने लिखा 18वीं शताब्दी में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए, तो अमुक चूक नाम मात्र परिवर्तन होंगे, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ 18वीं शताब्दी में। परंतु लेखाकर्म के इतिहास में, लेखांकन के इतिहास में 19वीं शताब्दी एक प्रसिद्ध शताब्दी माना जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के आते आते बहुत सारे देशों में उद्योग की स्थापना होने लगी थी। उद्योगों के बारे में लोगों को नॉलेज मिल चुका था कि इससे एक बहुत बड़ा व्यवसाय तो हो सकता है, पर बहुत सारे लोगों को काम भी मिल सकता है। तो हर देश में उद्योग तेज गति से बढ़ रहा था। तो इस समय लेखांकन की आवश्यकता होने लगी, इसलिए बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे सुधार हुए, बहुत लोगों ने लिखा, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ 19वीं शताब्दी में। इसके बाद आपको याद रखना है 20वीं शताब्दी में लेखांकन में शोध का कार्य हुआ, बहुत सारी खोज की गई। तो शोध का कार्य हुआ 20वीं शताब्दी में। और भारत में याद रखना है, हमारे भारत में दिल्ली में 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। ये कुछ संक्षिप्त इतिहास था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको जानना है लेखांकन की विशेषता। लेखांकन के बारे में आपने अभी बहुत कुछ नहीं जाना है, हमने बस थोड़ा सा विकास पढ़ा है। लेखांकन का काम क्या होता है? लेखांकन पुस्तपालन में मिले हुए लेखों का वर्गीकरण करता है, ठीक है, खाते बनाता है, अलग अलग खातों में खतौनी करता है, उसका सारांश निकालता है और उसकी व्याख्या करता है, ठीक है, मूल्यांकन करता है। ये होता है लेखांकन। अब उस लेखांकन की कुछ मुख्य विशेषताएं बहुत सारी है, पर हम पढ़ेंगे पुस्तपालन पर आधारित, हम पढ़ेंगे कला और विज्ञान पर आधारित, हम पढ़ेंगे निश्चित समय, और हम पढ़ेंगे मौद्रिक लेन देन। तो देखिए पुस्तपालन पर आधारित, मैंने ही बता दिया पहले ही आपको कि बिना पुस्तपालन के लेखांकन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो लेखांकन पूर्णतः किस पर निर्भर है? पुस्तपालन पर निर्भर है या आधारित है। कला और विज्ञान, क्या बोला हमने? कला और विज्ञान। देखिए कला उसे कहते हैं जब किसी कार्य को किसी उत्तम ढंग से करके प्रस्तुत किया जाए। जैसे एक डांसर, एक कुम्हार जो मटके बनाता है, तो कोई अपने काम में इतना मस्त होता है कि उसी नॉर्मल काम को बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाता है, ठीक है, अच्छे ढंग से, इसलिए उसको हम कला बोलते हैं। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान। अब ये दोनों गुण हमारे लेखांकन में है। लेखांकन क्या है? लेखा करने की जो बहुत ही खराब पद्धति थी, एक ही पुस्तक में कुछ भी लिख देना, उसको ये सही ढंग से उचित रूप में लिखता है जो देखने में अच्छा लगता है। तो लिखने की एक प्रक्रिया है जो उत्कृष्ट है, अच्छी है, इसलिए हम इसको कला बोलते हैं। इस लेखांकन को क्या बोलते हैं? कला। और लिखने का काम यूं ही नहीं है, एक विस्तृत ज्ञान छुपा है। लेखांकन में बहुत ज्ञान है, विस्तृत ज्ञान है इसका, और ये विशेष ज्ञान होने के कारण इसको हम विज्ञान भी कहते हैं। तो लेखांकन क्या है? कला विज्ञान दोनों है, आपको याद रखना है। निश्चित समय, तो लेखांकन एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, जो कि दो तरह से है, एक 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है, या तो फिर वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का है। तो एक पर्टिकुलर समय होता है, एक साल, एक महीने, इसके लिए लेखांकन का कार्य होता है। तो निश्चित समय इसमें जरूरी है, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। मौद्रिक लेन देन, तो मौद्रिक लेन देन में आपको समझना है कि लेखांकन में सिर्फ मुद्रा से संबंधित लेन देन को लिखा जाएगा। यहाँ पर ईमानदारी, ठीक है, भाईचारा, रिश्ते नाते, जानवर, जीव जंतु, इसका कोई काम नहीं है।
यहां पर आपको ध्यान देना है ये सिर्फ मनुष्य के लिए है और मौद्रिक लेन देन पर आधारित है। अगर किसी व्यवहार का संबंध मुद्रा से नहीं है, सिर्फ बोला नमूने के लिए माल मंगाया, ठीक है, या उसने वादा किया कि वो मेरे को 5,000 देगा, तो ऐसे चीजों को लेन देन इसमें नहीं करना है। ठीक, तो पॉइंट तो बहुत है पर मैंने आपको कुछ मुख्य चीजें बताई तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए लेखांकन का क्षेत्र। अब लेखांकन का क्षेत्र है पुस्तपालन के पृष्ठों की जांच करना। आपको इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि लेखांकन क्या करेगा, पुस्तपालन के जो भी पंजी पृष्ठ हुई है उसकी जांच करेगा, उसकी शुद्धता की जांच करेगा। दूसरा क्या है, खातों के योग तथा शेष की जांच करना। पुस्तपालन में जो खातों का योग होता है, जो शेष निकाला जाता है, उसकी शुद्धता की जांच करेगा कि क्या वो सही है या गलत है। तीसरा क्या है, खातों के शेष से तलपट बनाना। ठीक है, वही खाते का जो भी पंजी पृष्ठ मिलेगा उसी के बाद से हम विकलन समाकलन को एक तरह से लिख करके हम तलपट बनाते हैं। तो लेखांकन का तीसरा क्षेत्र है कि तलपट बनाया जाता है। चौथा, संयोजन को लिखना। जितने भी संयोजन हुए रहते हैं, ठीक है, किसमें क्या कमी हुआ, क्या वृद्धि हुआ, क्या एक्स्ट्रा बाद में मिला, ये चीजें संयोजन कहलाती हैं। जैसे कि शुरू में क्रय दिखा दिया आपके पंजी पृष्ठ में 10,000 का, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि उसमें से कुछ माल वापस आ गया या और एक्स्ट्रा खरीदा गया, तो इस राशि को फिर से आप जोड़ करके लिखेंगे, यह संयोजन कहलाता है। ठीक, फिर अंतिम खाते, तो अंतिम खाते में आपको निर्माण खाता, व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाना पड़ता है। इसके आगे के चैप्टर है जिसको आप पढ़ेंगे, अभी आपको बस नाम याद रखना है कि अंतिम खाते भी तैयार किए जाते हैं। भूल सुधार को लिखा जाता है, मतलब जो भी गलती होती है उनको सुधारा जाता है, और अंतिम खाते का विश्लेषण कर उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें आपको पता होना चाहिए लेखांकन के क्षेत्र में। लेखांकन का उद्देश्य भी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसको बनाने का, देखिए उद्देश्य तो पहला बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट बताता है अशुद्धियों का नियंत्रण। ठीक है, अशुद्धि मतलब कोई गलती, कोई मिस्टेक जो आपके लेखांकन को स्पष्ट नहीं करता, वो गलती है, उस गलती को जांचना, ये आपका पहला उद्देश्य। आप लिखेंगे क्यों, इसीलिए लिखेंगे ना कि आपको हिसाब किताब का ज्ञान हो जाए, उसमें क्या गलती है उसका पता चल जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, शुद्ध लाभ और हानि की गणना करना। अगर आप लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि व्यापार में शुद्ध कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ। तो लाभ हानि की गणना करने के लिए आप लिखते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है संयोजन करना। अब संयोजन मतलब देखिए मैंने जो बताया था वही संयोजन है। मजदूरी दिया लेकिन कुछ अदद देना बाकी है, काम आपने कर लिया आपको मिलना बाकी है, किसी को सामान बेचा, माल बेचा, उससे पैसा मिलना बाकी है, जो बाद में पता चलता है उसमें कुछ डिस्काउंट देते हैं। इन सारी छोटी छोटी बातों का संयोजन होता है, जो कि अभी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आप इसका क्रियात्मक प्रश्न करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अभी मैं ऊपरी ऊपर आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक, आगे वित्तीय स्थिति की जानकारी। वित्तीय स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति है ना, पैसे की स्थिति हमारी कैसी है, क्या हम घाटे में, क्या हम प्रॉफिट में, इसकी स्थिति के बारे में बताता है, ये इसका उद्देश्य है। कर योग्य आय का निर्धारण। ठीक है, कर योग्य आय का निर्धारण मतलब व्यापार में कितना प्रॉफिट होता है उसके आधार पर आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, लेकिन कितना टैक्स देना है कैसे पता चलेगा, लिखने से पता चलेगा। तो लिखने का एक उद्देश्य ये भी हो जाता है कि कर योग्य आय का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे पॉइंट है पर मुख्य आपको 5 पता होना चाहिए। ठीक, लेखांकन का जो सिद्धांत है वो पहले से एक पर्टिकुलर किसी बुक से बना हुआ नहीं है, ये आवश्यकता अनुसार मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि लेखांकन क्या है, लेखा करने की एक विधि है, एक व्यवसाय में किस तरह से काम होता है उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। अब जरूरी नहीं होता कि एक व्यवसाय के लिए जो नियम बनाया गया वही नियम हर व्यवसाय में लागू हो। तो ये क्या होते हैं, एक आधारभूत सिद्धांत है जो मानव द्वारा बनाया गया है और इसमें परिवर्तन होना लाजमी है, परिवर्तन होगा। ठीक है, ये लेखांकन के सिद्धांत है। अभी आपको दोहरा लेखा प्रणाली को समझना है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब यह है कि व्यवसाय में 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। जैसे अगर आप माल भी खरीदते हैं, सिर्फ माल, तो कोई व्यक्ति होगा जिससे आप खरीदेंगे। ठीक है, तो एक तो आप हैं, दूसरा वो जो बेच रहा है, जिससे आप खरीद रहे हैं। जब मैं बोलूंगा कि ए ने बी से खरीदा, मैंने क्या बोला, ए ने बी से खरीदा, आपको ध्यान देना है कि ए ने बी से खरीदा। ए ने किससे खरीदा, बी से खरीदा। तो ए ने बी से खरीदा तो आपको ध्यान देना है ये बेचने वाला है, ये क्या है भाई, ये सेल करने वाला है, और ये क्या है, ये बायर है, ये बाय करेगा। ये क्या करेगा, बाय करेगा। तो 2 लोगों के खाते बनेंगे, एक ए का खाता बनेगा, एक बी का खाता बनेगा। ठीक है, बी एंट्री क्या करेगा, बी कहेगा कि मैंने ए को बेचा। ठीक है, ए क्या कहेगा कि मैंने बी से खरीदा। तो जब लेन देन में 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, इसको हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। जब आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक विकलन होगा, लेकिन क्या जमा किया, पैसा जमा किया ना, तो रोकड़ से पैसा गया, तो रोकड़ खाता से बैंक खाता को, ये पंजी प्रविष्टि होती है जिसको भी हम आगे समझेंगे। तो ये होता है दोहरा लेखा प्रणाली जिसमें 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आधारभूत अध्याय चैप्टर रोजनामचा। रोजनामचा क्या है, पंजी प्रविष्टि है जिसको हम पुस्तपालन कह सकते हैं। पुस्तपालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पुस्तपालन ही होता है जो व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करता है पंजी प्रविष्टि के माध्यम से। अब पंजी प्रविष्टि में आपको सिखाना चाहूंगा, उसके लिए आपको थोड़े से नियम को ध्यान में रखना है। नियम क्या है, देखिए, एक होता है पाने वाला, एक होता है पाने वाला, एक होता है देने वाला।
ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है, एक होता है पाने वाला, एक होता है देने वाला। ठीक है, तो पाने वाले को आप विकलन करेंगे और विकलन को आप डी आर से दर्शाएंगे, देने वाले को आप समाकलन करेंगे और इसको सी आर से दर्शाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, ए ने बी को 500 रुपये दिया, ए ने बी को 500 रुपये दिया, किसको मिला, जो मिला वो पाने वाला है, तो किसको मिला भाई, बी को मिला, तो बी विकलन हो जाएगा। किसने दिया, किससे गया पैसा, देने वाला कौन है, ए है ना, तो ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा विकलन और ये हो जाएगा समाकलन। तो बी विकलन ए से, बी विकलन ए से। राम ने श्याम को दिया, तो पाने वाला है श्याम, श्याम विकलन राम से। तो ये पंजी प्रविष्टि का बहुत सिंपल नियम है, पाने वाले को विकलन और देने वाले को समाकलन। याद रहेगा, जिसने जिसको भी दिया, जिसको मिला वो विकलन और जिसने दिया वो समाकलन। ठीक, अब देखिए, अब है जो व्यापार में आएगी, ठीक है, ये है अभी नियम बताऊंगा, अभी समझिए। जो आएगा, ठीक है, वस्तु समझ सकते हैं, और जो जाएगा, कुछ वस्तु आती है कुछ वस्तु जाती है, तो आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। जैसे माल खरीदेंगे माल आएगा, मशीन खरीदेंगे मशीन आएगा, फर्नीचर खरीदेंगे फर्नीचर आएगा, भूमि खरीदेंगे भूमि, हर कुछ जो आप खरीदेंगे वो आएगा। तो जो भी चीज़ आए, जो भी चीज़ आपने खरीदा, ये सब विकलन हो जाएंगे। अब इनको खरीदेंगे तो दो चीज़ों से खरीद सकते हैं, या तो पैसे से या तो उधार खरीदेंगे। तो अगर नगद खरीदा तो आप कहेंगे रोकड़ से, क्या कहेंगे, रोकड़ से। जैसे मैंने बोला मशीन क्रय किया, क्या क्रय किया, मशीन क्रय, तो पैसे से खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। और सिर्फ मशीन क्रय लिखा है मतलब नगद है, क्योंकि अगर उधार होगा तो किसी का नाम लिखेगा कि राम से मशीन खरीदा या शाम से, और नाम से मिला कि इससे खरीदा मतलब वो उधार है, क्योंकि वहां नगद नहीं लिखा होगा। और नगद लिख दे मतलब समझ लो फिर नगद है, फिर नाम का कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ मशीन खरीदा, आप ध्यान दीजिए, सिर्फ मशीन खरीदा, खरीद लिया तो व्यापार में क्या आया, मशीन आया, तो आपको बोलना है मशीन विकलन, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, रोकड़ खाता से। फिर आपने अगर माल क्रय किया तो माल को आप क्रय खाता कहेंगे, खरीदा इसलिए, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। समझ में आया। तो व्यापार में जो भी चीजें आएंगी वो सब विकलन, और एक ही चीज जाएगा पैसा, वो समाकलन। अब मान लो आपने उधार खरीदा, माल राम से खरीदा, श्याम से खरीदा, सोहन से खरीदा, तो जिस भी व्यक्ति से खरीदा उसका नाम समाकलन हो जाएगा। माल 10,000 का राम से खरीदा तो क्रय खाता विकलन राम से, मशीन श्याम से खरीदा तो मशीन विकलन श्याम से, जो भी चीज जिससे भी खरीदा उसका नाम क्या हो जाएगा, समाकलन। तो पाने वाला विकलन, आने वाला विकलन, जाने वाला समाकलन, देने वाला समाकलन, दोनों याद हुआ। अब आपको याद रखना है खर्च और हानि को विकलन, आय और लाभ को समाकलन। ठीक है, ये दो बातें याद रहेंगी। देखिए व्यापार में बहुत सारे खर्च होते हैं, जितने भी खर्च हो सब विकलन, जितने भी हानि हो सब विकलन, जो प्रॉफिट होगा वो समाकलन। तो जब भी व्यापार में कोई पैसा देगा, पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, सबको समाकलन करेंगे और इन दो चीजों को हम क्या करेंगे, विकलन करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा मजदूरी दी, वेतन दिया, किराया दिया, कमीशन दिया, कुछ भी खर्च जो मैंने किया या दिया वो सब विकलन, वेतन विकलन, मजदूरी विकलन, कमीशन विकलन, कुछ भी खर्चा जो मैंने किया वो सब विकलन। किससे करूंगा ये खर्चा, रोकड़ से, तो रोकड़ खाता से। किससे कहेंगे, रोकड़ खाता से। ठीक है, बात समझ में आई। तो जितने भी खर्च हानि होंगे सब विकलन, एक अकेला रोकड़ खाता समाकलन। बात समझ में आई। खर्चे बैंक से होंगे तो बैंक खाता समाकलन। तो तीन ही नियम है। अगर आप पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप इस तीन चीजों को याद रखिए, पाने वाले को विकलन, आने वाले को विकलन, खर्च और हानि को विकलन। पाने वाला विकलन तो देने वाला समाकलन, आने वाला विकलन तो जाने वाला समाकलन, खर्च और हानि विकलन तो लाभ और आय समाकलन। ये कुछ चीजें याद रह गई तो फिर आपके पंजी प्रविष्टि में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। आपको बस थोड़े प्रश्न देखना है, नियम सीखने के बाद फिर भरपूर आपका अभ्यास हो जाएगा, आप सारी चीजें सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं पंजी प्रविष्टि के क्या टॉपिक बने होते हैं। ठीक है, क्रियात्मक प्रश्न जो आप पढ़ेंगे वो 5 तरह से होंगे, जो आपको 2 चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, रोज नामचा प्रविष्टि को बेसिक से समझना है तो बस आप इसको समझ लीजिए, आप दोनों चैप्टर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कुछ बता दिया जाए जिसको जानने के बाद, इस नियम को समझने के बाद हर क्रियात्मक प्रश्नों को आप खुद ब खुद बना लें, उदाहरण क्रियात्मक प्रश्न दोनों को। तो मैं जो बताऊंगा उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिएगा कि सामान्य पंजी प्रविष्टि क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, बैंक वाली क्या होती है, छूट वाली क्या होती है और जीएसटी वाली क्या होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे हम सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नगद रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया,
फिर उस रोकड़ में से कुछ माल खरीदा, फिर कुछ फर्नीचर खरीदा, किसी से उधार माल खरीदा, किसी को माल बेचा, किसी को नगद बेचा, किराया दिया, वेतन दिया। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। 10,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ किया, 10,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ किया, ठीक है। 5,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, ठीक। अब मैंने बोला 3,000 रुपये का माल विक्रय किया, ठीक। 1,000 रुपये वेतन दिया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मदें आपको मिलेंगी। अब इसको मैं सामान्य क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना तो कोई छूट होगा, ना तो कोई बट्टा होगा, ना तो कोई बैंक वाली चीज़ें मिलेंगी, ना तो इसमें कोई मिश्रित प्रविष्टि होगा। मतलब जो टॉपिक मैंने दिया है वो इसमें कुछ भी नहीं होगा, बड़े ही सिंपल होंगे। तो आप अपना उदाहरण नंबर 1 देख सकते हैं, जिसमें लिखा है पूंजी से व्यवसाय आरंभ किया। पूंजी मतलब रोकड़ लगाया, तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। व्यापार जिस भी चीज़ से शुरू होगा शुरुआत में वही उसकी पूंजी होती है। एक व्यक्ति सिर्फ पैसे ही नहीं लगाता, वो खुद का घर भी लगा सकता है, खुद की किसी संपत्ति या मशीन को लगा सकता है, उससे व्यापार शुरू कर सकता है। तो व्यापार शुरू करने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग किया गया, माल, फर्नीचर, रोकड़, भूमि, भवन, सब, तो सब शुरुआत में क्या होंगी, पूंजी होगी। तो इसने सिर्फ रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया, तो आप कहेंगे रोकड़ खाता विकलन। पंजी पृष्ठ में क्या कहेंगे, रोकड़ खाता विकलन। किससे, पूंजी खाता से। तो आपको इस तरह से लिखना है, पूंजी खाता से। कारण में क्या लिखेंगे, नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया। क्या लिखेंगे, नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया। आप पूरा लिख लें, पेन कॉपी निकाल करके बैठें, बेसिक से सीखना चाहते हैं तो, ठीक। नेक्स्ट, माल क्रय करेंगे, तो अब आपके पास सिर्फ 10,000 है, उसी से आप जो भी खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है। तो 10,000 में से 5,000 का आपने माल खरीद लिया। माल खरीदने पर आप बोलेंगे क्रय खाता विकलन। हमेशा खरीदने से माल आ जाता है, तो जो आ गया उसको माल विकलन नहीं, माल एक थोड़ा अजीब शब्द हो जाता है इसलिए क्रय का यूज करते हैं। तो माल के लिए आप बोलेंगे क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, जो पढ़ने में थोड़ा स्वीट लगे, क्रय खाता विकलन। अब पैसे से खरीदे हो तो सिंपल सी बात है, रोकड़ खाता से। क्या गया, पैसे गया ना, आया क्या, माल आया, तो क्रय विकलन। गया क्या, रोकड़, तो रोकड़ से। आने और जाने वाला नियम याद है ना, बिल्कुल उसी तरह से। देखो, माल विक्रय किया, तो विक्रय जब भी करोगे पैसा मिलेगा, विक्रय करने से पैसा मिलेगा, तो क्या आया, रोकड़ आया। तो क्या विकलन, जो आया वो विकलन, तो रोकड़ आया ना, तो रोकड़ विकलन। तो रोकड़ खाता, अच्छा मैंने यहाँ खाता नहीं लिखा, आपको खाता लिख लेना है, खाते से। यहाँ भी रोकड़ खाता विकलन। किससे भाई, पैसा कैसे आया, विक्रय करने से आया, तो विक्रय खाता से। अब विक्रय खाता कभी भी विकलन नहीं होगा, क्योंकि विक्रय से ही पैसा आएगा या किसी के पास जाएगा। तो विक्रय हमेशा समाकलन होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, नगद माल खरीदा, क्या लिखेंगे, सॉरी बेचा, नगद माल बेचा, क्या लिखेंगे, नगद माल विक्रय किया। और यहाँ पर आप बोलेंगे नगद माल खरीदा, ठीक है। वेतन दिया, तो वेतन विकलन रोकड़ से, ये खर्च है, और खर्च जो भी हो उसी को विकलन करेंगे, तो वेतन विकलन, ठीक है। वेतन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से, ठीक है। तो देखिए, बुक निकालिए, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर बाद में मिला सकते हैं और फिर समझते हैं, ठीक। पहला लिखा है पूंजी से व्यवसाय आरंभ, तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से 75,000 रुपए। दूसरा लिखेंगे कुमार स्टील से नगद व्यवसाय आरंभ किया, तो कुमार स्टील से नगद माल क्रय किया। देखिए, नाम मैंने बोला तो उधार होता है, लेकिन आगे में बोल दे कि नगद, तो नाम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नाम आप तब लिखेंगे जब उधार लेंगे। आपसे अगर कोई उधार लेता है तो आप उसका नाम याद रखेंगे कि इसने लिया है, लेकिन आपने कुछ बेचा, नगद लेन देन हो गया, तो उसका नाम याद रखते हैं क्या, नहीं। जैसे सपोज ओएलएक्स से आपने कुछ भी खरीदा, नगद खरीद लिया, आपको 1 महीने 2 महीने तक याद रहेगा, आप उसको 5 साल तक याद रखेंगे क्या, उसका नाम याद रहेगा, नहीं, क्योंकि नगद था। मान लो वही उधार होता तो आपको याद रखना पड़ता। तो जब किसी नाम से खरीदा तो उधार है, परंतु उसके आगे बोलते नगद। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, मैं एकदम बेसिक डिटेल बता रहा हूं। इसमें बोला है कुमार स्टील से नगद माल क्रय किया, तो सिंपल, नगद खरीदा तो क्या गया भाई, पैसा गया, क्या आया, माल आया। तो क्रय विकलन रोकड़ से, नाम का कोई महत्व नहीं, तो क्या बोलोगे, क्रय विकलन रोकड़ से। क्लियर। आगे देखो, प्रसाद स्टील से माल उधार क्रय किया, किससे खरीदा, उधार बोला है ना, प्रसाद से। अब देखो, खरीदने से क्या आ गया, माल आ गया, तो क्रय विकलन, रोकड़ गया क्या, नहीं। किससे खरीदे हो अब बताओ, तो जिससे गया वो समाकलन, तो प्रसाद से खरीदा, तो आपको अब यहां पर प्रसाद का नाम लिखना है, ठीक है। तो समझ गए ना, क्रय खाता विकलन प्रसाद से, क्योंकि उससे खरीदा। अगला, कुमार स्टील को माल वापस किया। अब जिस कुमार स्टील से खरीदे थे उसको वापस कर दिए, तो खरीदा हुआ सामान जब भी वापस करोगे, खरीदा हुआ सामान जब भी वापस करोगे, तो जिसको वापस करोगे वो विकलन, तो जो भी होगा, ठीक है।
जिसको वापस कर रहे हो वो आप उसको ग्राहक समझ सकते हो, जिससे आपने ग्राहक नहीं यार, उसका नाम ही लिख दो, ठीक है। तो जो भी नाम होगा उसको विकलन, क्योंकि उसके पास चला गया, क्योंकि हमने वापस किया, तो खरीदा हुआ सामान वापस होगा तो क्रय वापसी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय वापसी। अब इंग्लिश में आपको इसको परचेस रिटर्न, ये रिटर्न परचेस करके दिया होगा, परचेस रिटर्न, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ लीजिए। अब बताऊं क्या इंग्लिश में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी का नाम, अब प्रकाश सा, तो प्रकाश डेबिट क्रय वापसी से, क्रय वापसी खाता से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? महेंद्र लाल को नगद माल बेचा। अब देखिए महेंद्र लाल को बेचा, नाम तो दिया है लेकिन नगद बोला है। नगद बेचा, जिसको भी बेचो पैसा मिल जाता है, तो जो आया बस उसको देखो। तो क्या आया? रोकड़ आया। क्या आया? रोकड़ आया। तो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन। किससे आया पैसा? उस व्यक्ति से आया क्या? नहीं, बेचने से आया। कैसे आया? बेचने से आया, तो विक्रय खाता से। बस यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, पंजे प्रविष्टि आपके मुट्ठी में रहेगा, आप ऐसी बना लेंगे। दूसरा देखो, हजारिका ट्रेडर्स को माल उधार बेचा। देखिए किसी को जब आप उधार बेचते हैं तो उसके पास तो चला गया, लेकिन आपके पास क्या आया? कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो जब किसी को उधार बेचेंगे तो किसी के पास तो चला जाता है, तो जिसके पास गया उसको विकलन। तो यहां पर जो हजारिका है, वो जो हजारिका है वो विकलन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? विकलन। किससे? विक्रय से। बेचा तो विक्रय से, सिंपल। तो विक्रय, ये तो आप सेल कहेंगे, टू सेल्स, ठीक। अगला देखिए, भाड़ा दिया, ये एक खर्च है, तो जो भी गाड़ी भाड़ा होगा वो विकलन रोकड़ खाता से। प्रसाद स्टील को नगद भुगतान किया, तो प्रसाद स्टील को पैसा दिया तो उसको मिल गया, तो प्रसाद स्टील विकलन। किससे? रोकड़ दिया तो रोकड़ खाता से, ठीक। नेक्स्ट क्या है? हजारिका ट्रेडर्स से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुआ। अब कोई हमें पैसे दे रहा है तो रोकड़ खाता विकलन, उस व्यक्ति का नाम बोल दो, हजारिका से, सिंपल। पूंजी पर ब्याज 300 रुपए। पूंजी पर ब्याज ये एक तरह का रोकड़ है जो आपको ब्याज के रूप में मिला है, तो पूंजी पर ब्याज से रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन पूंजी पर ब्याज से, ठीक है। नेक्स्ट है, माल दान में दिया, कितना रुपए? 500 रुपए। माल को जब दान में देंगे तो माल चला गया, तो ये माल मतलब जो दान वान में गया है, इस दान को विकलन कर देंगे। खरीदा हुआ माल रहता है जिसको आपने दिया, तो क्रय वापसी, क्रय खाता से। क्या बोलेंगे? क्रय खाता से, ठीक। नमूने के रूप में माल, नमूने के रूप में माल दिया, किस रूप में? नमूने के रूप में। नमूने के रूप में जब भी आप माल देंगे आपको याद रखना है वो नमूना और सैंपल खाता विकलन हो जाता है। ये खरीदा हुआ माल है जिसको आपने दिया, तो क्रय वापसी खाता से, मतलब क्रय खाता से, वापसी नहीं, क्रय खाता से, ठीक। अगला है, किराया दिया, किराया विकलन रोकड़ से, क्योंकि ये खर्च है। ब्याज पाया, तो ब्याज के रूप में तुम क्या पाए हो? रोकड़ पाए हो, तो रोकड़ विकलन ब्याज से। दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में विज्ञापन का नगद भुगतान किया। अब कुल मिलाकर आपने विज्ञापन में खर्च कर दिया, तो विज्ञापन विकलन रोकड़ खाता से। कानूनी व्यय किए, तो कानूनी व्यय विकलन रोकड़ खाता से। और क्या है भाई? हो गया, ठीक। तो जितना भी मैंने हिंदी में बोला आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मिला सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि वो तो पूरा इंग्लिश में है, हिंदी में बताओ, तो मैंने पूरा हिंदी में ही बताया है। तो आई होप अगर आपसे कुछ मिस हुआ होगा तो आप फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये एक ऐसा सामान्य आपको टॉपिक अभी मैंने सिखाया जिसमें ना तो कोई छूट होती है, ना तो कोई बैंक होता है, ना तो कोई बैंक ड्राफ्ट होता है, ना तो कोई डिस्काउंट होता है, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल प्रश्न थे, इससे खरीदा, नगद खरीदा, उधार खरीदा, उसको बेचा, नगद बेचा, उधार बेचा, किराया दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, बहुत ही सिंपल चीज थे। आपने पहला चीज समझा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं मिश्रित प्रविष्टि। मिश्रित क्या होती है उसके लिए आप पुस्तक भी देख सकते हैं, बाकी मैं डिटेल में बताता हूं, ध्यान से देखिए। मिश्रित में होता क्या है? जनरली आपने यहां देखा कि सिर्फ एक विकलन होता था और एक समाकलन होता था। मिश्रित में क्या होगा? एक साथ कई विकलन होंगे और एक समाकलन होंगे, या अगर एक विकलन हुआ तो कई समाकलन होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं देखिए, बताता हूं। यहां पर व्यवसाय आरंभ हुआ था सिर्फ और सिर्फ रोकड़ से, लेकिन मैंने क्या बोला? सिर्फ एक चीज से नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। अब मान लो किसी ने व्यवसाय आरंभ किया तो उसने नगद 1 लाख रुपए लगा दी। कितने रुपए लगा दी? 1 लाख रुपए, ठीक है। और 20,000 की फर्नीचर लगा दी, 15,000 का माल लगा दिया, और समझ लो भूमि भवन भी लगा दिया। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतने को समझो कि व्यवसाय आरंभ हुआ रोकड़ से, फर्नीचर से, माल से, 3 चीजों से हुआ। मैंने बोला जिस भी चीज से व्यवसाय आरंभ होगा वही पूंजी होती है। अब व्यापार में क्या आया? जो आपने लगाया वही आया, तो व्यापार के हिसाब से एंट्री करिए, तो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन। फर्नीचर है, फर्नीचर भी लगाए हो तो फर्नीचर खाता विकलन। माल भी लगाए हो तो माल को आप क्रय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रय बोलेंगे, तो क्रय खाता विकलन। अब बताओ
जिस भी चीज से व्यापार शुरू होगा वो पूंजी रहेगी, तो सिर्फ एक अकेला समाकलन होगा पूंजी खाता से। तो इसे हम कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। क्या बोलते हैं? मिश्रित प्रविष्टि। राशि को इस तरह से लिखना है, 1,00,000 रुपए रोकड़ से, मतलब रोकड़ खाता विकलन, फर्नीचर विकलन 20,000 रुपए, माल या क्रय विकलन 15,000 रुपए, टोटल जोड़ करके आपको पूंजी में लिखना है। तो 1,00,000 में 20,000 को जोड़ेंगे 1,20,000 और उसमें 15 जोड़ेंगे 1,35,000। बातें समझ में आई? ऐसे होता है मिश्रित प्रविष्टि, जहां पर कई विकलन और सिर्फ एक समाकलन। अब ऐसा भी एग्जांपल है जिसमें कई समाकलन होंगे और विकलन सिर्फ एक होगा, जैसे ये है पहला, अब समझो दूसरा, ठीक है। माल बेचा 5,000 रुपए का, ना खरीदा लिखते हैं भाई, बेचा नहीं, खरीदा। बेचा में आएंगे पर पहले खरीदा से गुजरेंगे फिर बेचे में आएंगे, ठीक है। माल क्रय किया, सुनो ध्यान से, माल क्रय 20,000 का, ठीक है। सोहन से 10,000 का, ठीक है। राम से 15,000 का। लो, 3 तरह से माल खरीदा, एक रोकड़ से, एक सोहन से और एक राम से। तीनों रूप में आपने क्या किया? खरीदा, चाहे नगद खरीदो चाहे किसी व्यक्ति से खरीदो, खरीदा। तो सिर्फ एक चीज विकलन होगा, वो होगा क्रय खाता विकलन। क्या विकलन होगा? क्रय खाता विकलन, ठीक। अब देखिए किससे किससे खरीदा, तो पहला स्रोत है रोकड़, तो आप कहेंगे रोकड़ खाता से। क्या कहेंगे? रोकड़ खाता से। दूसरा स्रोत है सोहन से खरीदा, अब सोहन के आगे नगद नहीं लिखा है मतलब उधार है, तो सोहन से। फिर राम से खरीदा, तो राम से। अब अलग अलग बताओ कि राम से कितना खरीदा, तो राम से 15,000 का खरीदा। सोहन से कितना खरीदा, अब ये लाइन आपको नहीं खींचना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि सोहन से आपने 10,000 में खरीदा। रोकड़ से कितने में खरीदा, तो रोकड़ से आपने 20,000 में खरीदा। कुल मिलाकर कितने का खरीद लिया माल आपने? 3 तरह से, 20 और 10 30 और 15 45, तो कुल मिलाकर आपने 45,000 का खरीद लिया। तो क्रय खाता में विकलन कितना होगा? 45,000 होगा। कारण में दोनों में क्या लिखेंगे? व्यवसाय आरंभ किया नगद फर्नीचर व माल से, व्यवसाय आरंभ नगद मतलब रोकड़ से, फर्नीचर से, माल से। यहां क्या बोलेंगे? माल क्रय किया, माल क्रय किया नगद व राम व क्या है भाई? सोहन से। ये इस तरह से आपको कारण भी लिखना है, और कारण बहुत ही सिंपल है, जो प्रश्न है वही कारण होता है, बस राशि को मत लिखो, जरूरी नहीं है। बता दो ना, इससे खरीदा उससे खरीदा नगद खरीदा, बस हो गया। तो ये है मिश्रित प्रविष्टि। अब दोनों में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है? यहां कई विकलन थे और सिर्फ एक समाकलन था, यहां सिर्फ एक विकलन है और कई समाकलन है। तो यहां समाकलन 1 था, यहां समाकलन 3 है, यहां विकलन 3 थे, यहां विकलन 1 है। तो इसे कहते हैं मिश्रित पंजी प्रविष्टि। बातें समझ में आई? अब एक एग्जांपल देखो, बुक देखो बताता हूं, ठीक। किराया दिया, मजदूरी दिया, वेतन दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, जितने भी खर्च हैं वो एक साथ दिया जा सकता है। किराया दिया, वेतन दिया, कमीशन दिया, मजदूरी दिया, सब विकलन, क्योंकि सब खर्च है। तो किराया विकलन, मजदूरी विकलन, वेतन विकलन, गाड़ी भाड़ा विकलन, कमीशन विकलन, हर वो खर्च विकलन। एक अकेला इकलौता रोकड़ खाता समाकलन, क्योंकि सबका भुगतान किससे होगा? किससे जुड़ा है? रोकड़ से जुड़ा है, तो रोकड़ खाता से, ठीक है। अब मान लो आपको इसको उल्टा दे दिया, किराया मिला, वेतन मिला, कमीशन मिला। किराया मिले चाहे वेतन मिले चाहे कमीशन मिले, कुल मिला के क्या मिलेगा? रोकड़ मिलेगा। तो रोकड़ विकलन किराया से, वेतन से, कमीशन से, इससे, उससे, जिससे। बात समझ में आई? ठीक। तो मिश्रित प्रविष्टि में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस चीजों को ध्यान दो, जब आपने 3 अलग तरह से खरीदा, एक ही चीज तो हुआ ना, खरीदे तो हो, बस अलग अलग लोगों से खरीदे हो, तो खरीदे तो क्रय खाता विकलन, अब किससे किससे, तो उसको समाकलन। बात समझ में आई? अब मान लो बेचा, राम को बेचा, श्याम को बेचा, नगद बेचा। बेचने से क्या होगा? पैसा आता है, नगद है, तो बेचने से आप बोलोगे रोकड़ विकलन। क्या कहोगे? रोकड़ विकलन। लेकिन राम श्याम को बेचोगे तो उधार रहेगा, तो क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं मिला, तो जिसको मिला वो विकलन होता है। राम को मिला तो राम विकलन, श्याम को बेचा तो श्याम विकलन। अब नगद बेचो चाहे उधार बेचो, एक ही इकलौता चीज समाकलन होता है, वो क्या है? विक्रय खाता से। तो होगा कोई दिक्कत? करोगे गड़बड़ी? नहीं होगा ना? होगा तो कमेंट करके बताना। अभी इसका क्रियात्मक प्रश्न हम बनाएंगे, अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं। इस बेसिक को सीखने के बाद आप खुद ब खुद इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसके ढेरों प्रश्न बना सकते हैं। समझ में आया? व्यापारिक छूट अपलिखित किया जाता है और नगद छूट को लिखा जाता है। अब देखो, बैंक का अपना एक अलग नियम है जो आपको अच्छे से समझना है। तो कक्षा 11वीं का कॉमर्स में
दैनिक पंजी का आपको चैप्टर खोलना है 5, जहां पर आपको बैंक से संबंधित बहुत सारी प्रविष्टि मिलेगी। ठीक है, उसका हो सके तो मैं फोटो भी दिखा दूंगा आपको, उसको आपको देखना है। उसको देखने के बाद आपको सिर्फ बैंक की प्रविष्टि मिलेगी। बैंक में बहुत सारी प्रविष्टि होती है, कुछ एग्जांपल के लिए बताता हूं। बैंक में जमा किया, बैंक खाता विकलन। बैंक ने अगर हमारा कोई खर्चा किया, मतलब किसी को पैसे दे दिया, तो जिसको दिया वो विकलन, पैसा कहां से गया, बैंक से, तो बैंक से। राम से माल खरीदा लेकिन चेक से भुगतान किया, तो खरीदा तो क्रय खाता विकलन, लेकिन पैसा कहां जाएगा, बैंक से जाएगा, तो बैंक से लिखेंगे। और करता है चेक को अनादृत भी कर देता है, तो जैसे कि राम का चेक अनादृत कर दिया, तो जिसका चेक अनादरण होगा वो विकलन बैंक से, एक लौदा कौन करेगा, बैंक करेगा। तो बैंक क्या क्या कर सकता है वो सब बैंक समाकलन कर देगा, आपको उसका नियम देखना है। ठीक है, तो इसकी चीजें काफी बड़ी नहीं है, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अनुसंगिक वह ये दुनिया भर का, उसको आपको देखना है। अब आपको मैं समझाता हूं छूट वाला, क्योंकि जो कार्य विधि करना है जो आपको फंसा देगा वो होता है ये बट्टा, छूट, डिस्काउंट, बहुत सारे नाम है इसको, अपहार वगैरह सब बोलते हैं। अब देखो, अगर मैं कहता हूं, ठीक है, 10,000 का माल 10% व्यापारिक छूट व 5% नगद छूट की शर्त पर खरीदा। ठीक है, नगद खरीदा समझ लो सीधा, नगद खरीदा मैंने, कितने का माल, 10,000 का माल, व्यापारिक छूट कितना है, 10% है, नगद छूट कितना है, 5% है। तो पंजी प्रविष्टि में प्रविष्टि कैसे करना है और कौन सी राशि को लिखना है उसको ध्यान से समझिए। कभी भी व्यापारिक छूट दिया हो तो जो राशि आपको दिख रही है उसी का एंट्री पंजी प्रविष्टि में कभी नहीं होगा, क्योंकि व्यापारिक छूट क्या करता है, उसके एक्चुअल मूल्य को और कम कर देता है। अब ये किस तरह का छूट है वो समझ लीजिए। व्यापारिक छूट एक ऐसा छूट है जो विक्रय बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नगद छूट एक ऐसा छूट है जो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। अब व्यापारिक छूट को मैंने बोला विक्रय बढ़ाने के लिए। अब देखिए, हर हमेशा कोई ग्राहक है जो किसी विक्रेता से 7,000 का या 8,000 का या सिर्फ 9,000 का माल खरीदते हैं। अब वो लोग कभी 10,000 का नहीं खरीदते। एक दिन उसने ऑफर दिया कि जो 10,000 का माल खरीदेगा उसको 10% छूट, और उसके साथ साथ भुगतान पूरा करा तो 5% का छूट। अब लोग सोचेंगे, जो लोग 7,000, 9,000 का खरीदते हैं, कि इतने में खरीदते हैं तो कोई फायदा होता नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होता है, जितने का माल है उतने पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन चलो अगर मैं 10,000 का खरीदता हूं, ठीक है, अब देखो इनकी सोच आपका आंसर है। अब मैं सोच रहा हूं कि 10,000 का खरीदूंगा तो 10% छूट है, इसका मतलब 10% मतलब 10/100, 10/100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, मतलब शुद्ध 1,000 रुपये का छूट है। अरे वाह, अच्छी बात है। मतलब 10,000 का अगर मैं सामान खरीदता हूं तो 1,000 रुपये रिटर्न हो जाएंगे, मतलब मैं एक्चुअल में 9,000 दे रहा हूं, ये भी समझ सकते हैं, कितना, 9,000। उस पर भी छूट है, ये तो व्यापारिक छूट था, ये क्या था, व्यापारिक छूट था। अब ये नगद छूट है, ये क्या है, नगद छूट। तो 9,000 जो व्यापारिक छूट घटाने के बाद बचा उस पर आप 5% नगद छूट निकालेंगे, तो 9 पंचे 45, 450 रुपये का छूट मिला। इसका मतलब 9,000 में मैं 450 घटा दूं तो फिर 8,550 बचेगा। वाह भाई, तो अच्छी बात हो गई। अब जो व्यक्ति 9,000 का खरीदता था वो खुश हो जाएगा कि साला मैं जब 9,000 में खरीदता था तो कोई फायदा तो होता नहीं था, लेकिन अगर मैं उसके 10,000 वाले ऑफर वाले माल को खरीदूं तो मुझे 10,000 देना है पर तुरंत 1,000 वापस हो जाएगा। अब मैं 9,000 दूंगा तो उस पर भी मुझे छूट मिलेगा, मतलब मेरे जेब से सिर्फ कितना जाएगा, 8,450 जाएगा। मेरे पास माल कितने का आएगा, तो मेरे पास माल पूरा 10,000 का आएगा। ठीक है, अब एक डिफरेंस क्या देखेगा, वो देखेगा 8,550 को घटा करके कि इतना उसका प्रॉफिट है। ये क्या है भाई, प्रॉफिट है, मतलब इतने के माल को वो जितने में बेच ले उसका पूरा प्रॉफिट उसका। तो इतना पैसा दे करके अगर इतना ज्यादा माल मिले तो कौन नहीं खरीदेगा, खरीदेगा भाई। तो समझ गए, विक्रय बढ़ाने के लिए जो छूट दिया जाता है उसको व्यापारिक छूट बोलते हैं। व्यापारिक छूट को तुरंत उसके लागत मूल्य से घटा दिया जाता है, क्योंकि हमें उतने का लेन देन नहीं करना। एक व्यापारी क्या उतना पैसा लेगा, उससे नहीं लेगा, छूट घटाने के बाद जो बचा वो लेगा। मतलब पैसे का लेन देन होना है 9,000 रुपए, व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो बचेगा सिर्फ उसी का लेन देन होना है। अब नगद छूट डिपेंड करता है शीघ्र भुगतान कितना किया जा रहा है। कुछ कंडीशन में बोला जाता है कि आधी राशि नगद, आधी राशि उधार, तो जितना भी भुगतान किया जाएगा नगद छूट उस पर मिलेगा। अभी तो पूर्ण भुगतान था इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब मान लो कहता प्रश्न आगे कि आधी राशि नगद, आधी राशि उधार, मतलब 9,000 का आधा नगद है और आधा उधार है, तो 9,000 का आधा कितना हो जाएगा, 4,500, 4,500। तो उधार पर नगद छूट नहीं निकलता, नगद छूट निकलता है जितना शीघ्र प्राप्त हो रहा है, तो फिर निकलेगा इसका। ठीक है, तो 5 पंचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो 225 रुपए निकलेगा 4,500 रुपए पर। तो बातें समझ में आई। अब पंजी प्रविष्टि कैसे करना है, देखो हमने खरीदा और हमने पूरा कार्य विधि भी कर लिया, तो हम कहेंगे क्रय खाता विकलन कितना रुपए, तो व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो राशि आती है उसी का एंट्री होता है, व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो भी आएगा उसका। तो कुल 9,000 रुपए क्रय खाता विकलन। ठीक, किससे किससे, तो देखिए एक रोकड़ से
मतलब नगद खरीदे हो तो रोकड़ से, और जब भी रोकड़ से होगा तो बट्टा भी से होगा। अगर रोकड़ विकलन है तो बट्टा भी विकलन होगा। तो रोकड़ से तो बट्टा खाता से। अब देखो रोकड़ से कितना, तो 9,000 देना था पर उस पर भी 5% का छूट मिला, तो एक्चुअल में रोकड़ उसके जेब से कितना जाएगा, सिर्फ 8,550 जाएगा। तो रोकड़ से 8,550, बट्टा से 450, जो बट्टा निकला, कितना निकला बट्टा 450, तो बट्टा से 450 दोनों को जोड़ोगे तो विकलन कितना होगा, 9,000 रुपये होगा। चीजें हैं काफी सरल, समझ आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डायलॉग याद है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है व्यापारिक छूट, जिसमें जितने का भी माल खरीदेगा उसका तुरंत 10% घटा दो, घटाने के बाद जो बचा उतने का ही लेन देन होना है। अब अगर पूर्ण भुगतान हो रहा है तो फिर उसी राशि पर नगद छूट निकालो, और उसको घटाने के बाद जो राशि आएगा, ये छूट और ये राशि इन्हीं का प्रविष्टि होगा, रोकड़ से इतना, बट्टा से इतना। अब देखो अगर मान लो विक्रय करते हो, क्या करते हो, विक्रय, ये तो भाई नगद था, ये क्या था, ये नगद था, ठीक। अभी मैं पूरा इसका टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक बार इसको देख लो तो चीज़ें काफ़ी सरल हो जाएंगी। ये आपको इसको और 11वीं के बुक में देखना है तो 11वीं के बुक में आप छूट वाला एक उदाहरण को देखिए, जिसमें 4 प्रश्न है, प्रांजल का नाम लिखा होगा, प्रांजल का नाम देखिएगा। वो 4 प्रश्नों को अगर आप समझ लिए तो फिर खेल खत्म। अब मान लीजिए आपके पास बुक नहीं है, आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के अंदर आइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट में मैंने 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबका वीडियो अपलोड किया है। तो 11वीं में जाइए, 11वीं में फिर आपको दैनिक पंजी मिल जाएगी, वहां जाकर के फिर उस प्रविष्टि को देखिए, कार्यविधि को देखिए जिसको मैंने बताया है, एकदम मास्टर हो जाओगे, सीख जाओगे। अब मान लो 20,000 रुपए का माल, 10% व्यापारिक छूट, 5% नगद छूट, है ना, की शर्त पर बेचा। लो भैया, अब इसको भी नगद मान के चलो, ठीक है। किसी का नाम नहीं है तो नगद है। अब इतने का एंटर नहीं होता क्योंकि व्यापारिक छूट को तुरंत घटा के निकाल दो, तो जो बचेगा वही मेन राशि है, तो तुरंत व्यापारिक छूट 10% माइनस कर दो, तो 20,000 का आपको निकालना है 10%, जो कि कितना होगा, 2,000 होगा, ठीक है। देख करके निकालो 10%, कैसे निकालते हैं तो देखो, 10% जिसका भी निकालना है उसके एक संख्या को मिटा दो, लास्ट की संख्या को, जो बचा हो तुम्हारा 10% है, तो कितना बचा, 2,000। तो 2,000 क्या है, इसका 10% है। अब उसी को इसमें घटा दो, तो 20,000 में 2,000 को घटा दो, जो बचा वो है 18,000 रुपये। कितना है, 18,000 रुपये। तो ये 2,000 शो कर रहा है व्यापारिक छूट को, ये जो 18,000 है वो शो कर रहा है शेष राशि को, जिसका आपको लेन देन करना है। अब नगद छूट नहीं है तो सिर्फ इसी का एंट्री होगा, और अगर नगद छूट है तो अब आप निकालेंगे नगद छूट, ठीक है, 5%, तो 18,000 का 5%। चलो निकालते हैं, 20 से 20 कटा, 500 18 पंचे 90, मतलब 900 रुपये का छूट मिला। कितने रुपए का, 900 रुपये का छूट मिला। तो उस 900 को उसी में से घटाना है जिसमें से आपने निकाला, आपने 18,000 में से निकाला तो 900 को उसी में घटा दीजिए, तो जो शेष राशि आएगी वही रोकड़ से होगी, ठीक है। तो 18,000 में से 900 जाएगा तो 17,100। तो हम कहेंगे बेचा तो पैसा मिलता है, तो रोकड़ विकलन, और रोकड़ विकलन और बट्टा है तो बट्टा भी विकलन, क्योंकि ये दोनों साथ में चलते हैं। अगर रोकड़ समाकलन तो बट्टा भी समाकलन, पहले में समाकलन हुआ था तो रोकड़ खाता से तो बट्टा से, अब रोकड़ मिल रहा है तो रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता भी विकलन। किससे, विक्रय से, सिंपल सी बात है, विक्रय से पैसा मिला ना, तो विक्रय खाते से। अब देखो राशि कैसे होगी, तो नगद छूट घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसी शेष को आप रोकड़ से लिखेंगे, तो रोकड़ खाता विकलन 17,100, और जिससे आपने ये नगद छूट निकाला, नगद छूट जो भी निकलेगा वो बट्टा है, तो बट्टा विकलन 900 रुपये। टोटल दोनों को जोड़ोगे कितना होगा भाई, 18,000 होगा। लिख दो विक्रय खाता से 18,000। कारण में क्या लिखोगे, 5% नगद छूट, 10% व्यापारिक छूट की शर्त पर माल खरीदा, नगद खरीदा या उधार बेचा, सिंपल। तो चीजें हैं काफी सरल, बस आपको ध्यान देना है कुछ नियम। अब इन दोनों छूट में 2 मुख्य बातें ध्यान में रखो। प्रश्न कहेगा ये सब देने के बाद आधी राशि नगद और आधी राशि उधार, ये 2 बातें ना अपने ध्यान में रखना। काम यही करना है, ठीक है, 10% घटाना है, ठीक है, 10% घटाने के बाद जो बचेगा उस शेष को ध्यान में रखना है। अब इधर का काम तुरंत नहीं करना है। अगर आधी राशि नगद आधी राशि उधार बोला तो देखो, व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो आता है उतने का ही लेन देन होगा, ये चीज क्लियर करो। अब उतना अगर पूरा दे रहा है तब नगद छूट, अगर उतना पूरा नहीं मिलता तो नगद छूट उस पर नहीं निकलेगा। अब मैंने बोला आधी राशि नगद आधी राशि उधार, तो इसका आधा कर दो, तो 18 का आधा 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,000। इसका मतलब 9,000 तुरंत मिल रहा है और इतना रुपए मिलना बाकी है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना नगद प्राप्त हो रहा है और इतना उधार है।
ठीक है, तो विक्रय करने से समझ लीजिए उधार है, तो किसी का नाम हो सकता है, मान लीजिए ए को, है ना, ए को माल बेचा। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि नगद छूट उस पर निकालो जितना मिला, तो नगद कितना मिला, 9,000 मिला, तो 9,000 का आपको 5% निकालना है, सिर्फ 9,000 का, ना कि 18,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 पंजे 45, 450। अब उसी 9,000 में इस 450 को घटा देंगे तो फिर आपका बचेगा 8,550। इसका मतलब आप कहेंगे रोकड़ विकलन 8,550, बट्टा खाता विकलन 450। ठीक है, अब जो हमें पैसे देगा वो विकलन होगा, जो हमें पैसे देगा वो विकलन, जिसको देना होता है उसको समाकलन करते हैं। ठीक है, तो कौन हमें पैसे देगा, ए देगा, तो ए विकलन 9,000 रुपए, पूरा उसे कितना लेना है, उधार जितना उतना लेना है, 9,000 रुपए। टोटल बताएंगे विक्रय खाता से, राशि उस तरफ रहेगा, जगह नहीं है तो मैं अंदर लिख रहा हूं, तो कुल मिलाकर के तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18,000 रुपए होगा। तो बातें समझ में आई। तो जब भी उधार बेचोगे, आधा नगद और आधा उधार है, तो रोकड़ से बट्टा से तो होगा, पर जो व्यक्ति पैसा देगा उसको विकलन करके उसका पैसा लिखना है जितना उधार रहेगा, बाकी विक्रय खाता में दोनों को लिखा जाएगा। अब मान लो क्रय होता, क्या होता, क्रय, तो अगर ए को देने होते तो आप ए से लिखते, जैसे अगर आपने खरीदा तो रोकड़ से लिखते, पैसे दिए हो तो रोकड़ से, कुछ उधार रहता, उधार से नहीं बोलना है, ए से बोलते। किससे बोलते, ए से। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं आपको ध्यान में रखना है और प्रश्नों को बना बना करके देखना है। तो उदाहरण के जितने प्रश्न है ना उनको आपको बना करके देखना और चीज़ों को समझना है। अब बट्टा भी हो गया, तो अब समझ लेते हैं जीएसटी को। किसको समझ लेते हैं, जीएसटी को। अब इस नगद छूट में और कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने दोनों चीज़ बता दिया बस यही मेन चीज़ रहती है कि नगद छूट होता है, व्यापारिक छूट होता है, उस पर भी कुछ उधार होता है, कुछ नगद होता है। ये दोनों बातें ध्यान में रख लिए तो बस अभ्यास करो और प्रश्न बनाओ। ठीक है, आपने देखा सामान्य समझा, मिश्रित समझा, बैंक को मैंने बताया, बट्टा हो गया। अब है जीएसटी। अब जीएसटी क्या होता है, तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। अब जो कि 3 तरह से है, एक होता है आई, एक होता है सी, एक होता है एस। केंद्र, राज्य और अंतरराष्ट्रीय, 3 तरह से। ठीक है, अब जीएसटी वाले प्रश्न में ध्यान देना है। प्रश्न कहेगा कि 9% जीएसटी 6% जीएसटी पर आधारित है जितने भी पंजीय पुष्टि दी गई है। तो जो भी आपको मद दिया जाएगा सामान्य तरह से उसमें आपको जीएसटी ऐड करना है। अब ध्यान दीजिए कि जो आईजीएसटी होता है वो इन दोनों का आधा आधा मिश्रण होता है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तब आईजीएसटी बनेगा। इसका मतलब अगर 18% आईजीएसटी है तो 9% सी का होगा और 9% एस का होगा, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिला करके इसका भुगतान करेंगे। समझ में आया, अंतरराष्ट्रीय का। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने सिर्फ ये लिखा, प्रश्न में मैंने कह दिया 9% जीएसटी आपको ऐड करना है, 9% जीएसटी ऐड करना है, और मैंने कहा 1 लाख का माल खरीदा। जब भी माल खरीदोगे चाहे बेचोगे, कुछ भी चीज हो, अगर प्रश्न शुरू से बोल दिया कि जीएसटी ऐड करना है इसमें, तो हर चीज में आपको जीएसटी ऐड कर देना है, जोड़ देना है। खरीदा तो जीएसटी के साथ खरीदा, तो जब जीएसटी के साथ कुछ खरीदोगे तो आएगा, तो जीएसटी आएगा तो इनपुट कहना है। क्या कहना है, इनपुट। सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप बेचेंगे तो जाएगा, तो जीएसटी जब जाएगा तो आउटपुट कहना है। क्या कहना है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। 2 बातें याद रहेंगी, खरीदा तो इनपुट और जाए बेचेंगे तो आउटपुट। अब खरीदा तो माल खरीदेंगे तो जीएसटी के साथ खरीदेंगे, तो आप लिखेंगे क्रय खाता विकलन। क्रय खाता विकलन, तो इनपुट जीएसटी भी विकलन, इनपुट एसजीएसटी भी विकलन, सीजीएसटी भी विकलन। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट। अब चाहो तो पूरा इंग्लिश में बना लो, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब राशि कैसे निकालना है, मैंने बोला था 9%, कितना बोला था, 9%। तो देखो 1 लाख का 9% कितना होगा, 9,000 होगा। कितना होगा, 9,000 होगा। तो ये आपने 9,000 रुपये निकाला। अब आपको ध्यान में रखना है कि दोनों तरह का सी और एस दोनों 9,000 निकलेगा, तो 9 हुआ 18,000। आप लिखेंगे क्रय खाता विकलन 1 लाख। क्रय खाता विकलन 1 लाख। जीएसटी कितना लिखेंगे, 9,000, 9,000। सबको पैसे से खरीदा, मतलब पैसे से माल खरीदा तो रोकड़ खाता से। अगर आपने बैंक से खरीदा तो आप बोलेंगे बैंक खाता से।
अब कितनी राशि शो करेंगे वहां, तो इन दोनों को जोड़ करके जीएसटी के साथ खरीदा, तो 9 9 18 मतलब 1,18,000 की राशि आप यहां पर शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पंजी प्रविष्टि करना है। समझ में आई? अब मान लो माल बेचा, क्या किया, माल बेचा। माल बेचोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर बेचा 1 ही लाख का माल बेचा तो आप बोलेंगे रोकड़ विकलन, रोकड़ विकलन। अब देखो बेचने से माल आएगा मतलब पैसा आएगा, तो रोकड़ खाता विकलन। अब जीएसटी को विकलन में नहीं लिखना है क्योंकि बेचोगे तो जीएसटी जाता है, जीएसटी के साथ बेचोगे ना, तो विक्रय खाता से, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टू आउटपुट करके लिखना है। ठीक है, अब देखो 1 लाख रुपए रोकड़ में भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है विक्रय से सिर्फ 1 लाख। विक्रय से कितना, 1 लाख। जीएसटी दोनों का वही 9%, 9,000 रुपये होगा, तो 9,000 आउटपुट से सीजीएसटी, 9,000 आउटपुट से एसजीएसटी, टोटल 1,18,000। ठीक है, ये कारण में लिखेंगे 9% जीएसटी समेत माल खरीदा या बेचा। तो इस तरह से आपको जीएसटी का प्रविष्टि करना है। अब आप चाहे खरीदो चाहे बेचो, ठीक है, चाहे वेतन दो चाहे कमीशन दो चाहे स्टेशनरी खरीदो, कुछ भी व्हाटएवर, प्रश्न के शुरू हेडिंग में कह दिया कि 9% जीएसटी सब में शामिल करना है, तो फिर जो भी पंजी प्रविष्टि हो सब में आपको जीएसटी जोड़ देना है, सब में आपको जीएसटी जोड़ देना है। स्टेशनरी खरीदा मान लो, ठीक है, 5,000 का स्टेशनरी खरीदा, उस पर भी 9% तुरंत जोड़ दो, 9 पंचे 45, 450 जोड़ दो 2 बार, 450 450। खरीदा तो स्टेशनरी विकलन रोकड़ से, जीएसटी से। अब खरीदा तो जीएसटी के साथ खरीदते हो तो से ये इसको नहीं करना है, स्टेशनरी विकलन इनपुट जीएसटी रोकड़ खाता से, टोटल 5 में इसको जोड़ोगे तो 5,900। समझ में आया? ऐसे होता है। अब एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल देखो और अभ्यास करो, एग्जाम्पल देखो और अभ्यास करो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्चुअल के क्रियात्मक प्रश्न बनाएंगे सीरीज के साथ, जितने भी आपके प्रश्न हैं सबको हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये पहला वीडियो था जो आपको एक डेमो देना था कि कुछ विशेष चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इस पूरे चैप्टर में 2 चैप्टर में किस टाइप से आपको प्रश्न मिलेगा वो मैंने आपको डेमो दिया। इसकी सहायता से आप खुद उदाहरण देख करके समझ सकते हैं और प्रश्न बना सकते हैं। फिर भी दिक्कत है तो दिक्कत की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। तो उसको पाना चाहते हैं, क्रियात्मक प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching. Keep practicing.